हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं और रियल एग्जांपल अपने साथ जो घटना घटित हुई है उससे रिलेटेड बात आपको बताऊंगा और वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत हेल्प करने वाला है। इन्वेस्टमेंट्स में कितनी गलतियां हम करते हैं शुरू में, कैसे हम लोग को लोग राय देते हैं, सजेशंस अपने देते हैं और हम लोग अगर एक्सपीरियंस ना हो, मोस्ट ऑफ द पर्सन जो फैमिली बैकग्राउंड जिनका बिजनेस का ना रहा हो या फाइनेंस का ना रहा हो या जो थोड़े नॉर्मल सीधे साधे लोग कह सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग कह सकते हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से वो कितना नुकसान कर देते हैं, इसका मैं आज आपको एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं खुद पर्सनली नुकसान करा के करोड़ों रुपए का बैठा हूं। तो वो एग्जांपल आप लोग को आप रिलेट करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर मूविंग अहेड आप सबसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अभी फिलहाल इसमें एक सीरीज चला रहा हूँ जो देसी तरीके से एक इनोसेंट पर्सन जिनको कुछ ज़्यादा नहीं पता, उनको फाइनेंस की नॉलेज कैसे बढ़ाई जाए उनके अंदर। फिर हम थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाएंगे और फिर उसको चैनल को नो ऑन डिमांड आप लोग के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अभी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना घर और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे वो या प्लॉट पे, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कैसे हम अपने लॉस से बच सकते हैं। और ये मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूंगा, 1 2 3 एग्जांपल हैं कि किस में हम अप्रिशिएट करते हैं और किस में हम डूब जाते हैं। तो अपने पर्सनल एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। देखो, जब आप कमाई शुरू करते हो, आप रेंट लेके रह रहे हो अपने परिवार के साथ, तो एक बड़ा थॉट आने लगता है कि यार, और पेपर में ऐड भी हम देखते हैं कि हम रेंट क्यों दें, उससे बढ़िया EMI दे दें, अपना घर अपना मकान मालिक की चिक चिक नहीं, ना कोई टेंशन ना कुछ। तो यार एक थॉट बनने लगता, हाँ यार बात तो सही है, 15,000 का हम अगर रेंट पे मकान लेके रह रहे हैं तो हम क्यों ना 20,000 25,000 रुपये की EMI दे दें। तो ये सब घर वाले भी सिखाते हैं, जिनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है वो सिखाते हैं। और आप बहक जाते हो, आप एक घर ले लेते हो, आपने मान लो 60 लाख का एक मकान ले लिया। अब 60 लाख का मकान आपने लिया तो आपने 20 लाख उसमें अपने पैसे डाले, क्योंकि बैंक तो 60 लाख का मकान का लोन पूरा का पूरा देगा नहीं। मे बी वो 70% दे दे, मे बी वो 80% दे दे। अगर 80% दिया तो भी 12 लाख आपने अपने डाले और रिमेनिंग 48 लाख आपने बैंक से लोन लिए। अब 12 लाख एकाएक आपका पैसा आपसे गया। अगर आपके पास नहीं है, कई लोग तो उसके भी पर्सनल लोन लेके कर देते हैं। रिलेट करिएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब आपने 12 लाख पर्सनल लोन लिया, फिर रजिस्ट्री कॉस्ट और थोड़ा बहुत ब्रोकरेज वगैरह जिससे लिया हो 1-2% रजिस्ट्री का, कुल मिला के आपने 15 लाख रुपए अपने डाल दिए। अब आपने 48 लाख आपने लोन लिया। 48 लाख जो लोन लिया आपने, उसकी किस्त आपने कितनी भी बढ़वा ली तो भी 40,000 के आसपास आ गई। अब भाई साहब, आप पहले 15,000 रुपये में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के रह रहे थे, अब 40,000 की किस्त आपने लगवाई और अगले 30 सालों तक आप वो किस्त देंगे। हर साल बाद आप जांचेंगे कि आपका मूलधन कितना हुआ, वहीं का वहीं रहेगा, उसमें 1 लाख रुपए की भी कमी नहीं आएगी। 40,000 की अगर आप किस्त दे रहे हैं 12 महीनों में, तो आपके पास साल में आपने एक तरह से 5 लाख रफली दिए और आपके मूलधन में से, एक्चुअल अमाउंट में से, बोरोड अमाउंट में से शायद 5 लाख की जगह 5,000 ही कम होगा। और आप चेक करोगे कि मैंने कितना पे किया, तो पता चला कि सिर्फ 5,000 पे किया भाई साहब आपने। यानी 48 लाख का जो पूरा का पूरा लोन था वो 47,95,000 बचा। 2-4 साल बाद फिर चेक किया आपने, फिर वहीं का वहीं। तो ये एक बहुत ही बुरा सौदा कर लिया आपने। और आप मकान बेचने चलेंगे तो 2-3 साल बाद आपका मकान अप्रिशिएट, जो 60 लाख का आपने मकान लिया, मे बी 70 लाख का हो जाए, मे बी 75 का हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। यानी आप ओवरऑल फाइनेंशियली डाउन स्टेट में हैं। आपने 48 लाख लोन लिया, एक तो बैंक के टेंशन में आ गए, कुछ भी हो जाए, कोरोना हो जाए, लोन EMI जाना है। उसके बाद आप हर महीने EMI मोटा दे रहे हैं। आपने 15 लाख अपना जमा पूंजी भी खर्च कर दिया और आप पूरे 1 साल में पे कर रहे हैं लगभग 5 लाख के आसपास। यानी आपने 4 साल में 20 लाख रुपया वो दिया। और अब जब आप मकान बेच रहे हो तो शायद उससे कम ही पैसा आपको मिल रहा है। तो क्यों इतना पेन लेना भाई साहब। अगर आपको
होम लोन लेना है तो कम अमाउंट का लीजिए, उससे आपको बेनिफिट भी टैक्स में मिलता है, लेकिन तब लीजिए जब आपको लोन कम से कम अमाउंट का लेना हो। अदरवाइज ये जो चक्कर है ना बड़ा परेशान करता है। या फिर यू आर एबल टू परचेज होम कंफर्टेबली, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है, आपके पास लमसम पैसे पड़े हुए हैं तो ले लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, जो मैंने गलती की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक प्रॉपर्टी, जगह नहीं बताऊंगा, मैंने एक प्रॉपर्टी ली जिसकी कीमत थी 6 करोड़ रुपए की, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रेंट पे लेता था। पहले रेंट देता था 1.5 लाख रुपए पर मंथ, तो मेरे पास पैसे ठीक ठाक आ गए, तो मुझे लोगों ने सजेस्ट करना स्टार्ट किया अपनी बिल्डिंग लो। और एक थॉट था, एक दिमाग होता सबके अंदर, कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत अप्रिशिएट करती है। मेन हाईवे पे लिया जाए, सिटी के मेन चौराहे पे लिया जाए, सड़क पे लिया जाए तो और अप्रिशिएट करेगी। तो मैंने एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखा और 6 करोड़ की मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी को फाइनल किया, जो करीब 6000 स्क्वायर फीट के आसपास थी। जब मैंने उसको लिया तो मुझे 2 करोड़ रुपए मार्जिन मनी, क्योंकि सब पे लोन होता नहीं, वो देना पड़ा। 30 लाख रुपए रजिस्ट्री कॉस्ट देना पड़ा। मैं अपने स्पाउस के साथ उसको रजिस्ट्री कराया तो थोड़ा कम लगा, 5% के आसपास। और फिर 2-3 लाख इधर उधर, आपको पता है, आप सब समझदार लोगों को लग जाता है। तो करीब करीब मैंने 2 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए देने में। यानी मेरा जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होता, जो बिजनेस एक्सपेंशन में खर्च होता, वो 2.25 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 35 लाख रुपए मैंने लॉक कर दिए। अब जब मैं 2 करोड़ 35 लाख रुपए लॉक कर दिया तो मेरी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी कम हो गई, लॉक हो गई, और मैंने 4 करोड़ का लोन लिया। उसमें बड़े पंगे। लोन की किस्त आ रही है 5,47,000 पर मंथ, 5,47,000 पर मंथ। 2017 जनवरी से लोन की EMI स्टार्ट हुई और आज 5 साल कंप्लीट हो गया है। बीच में 1 साल कोविड का था। कोविड वाले साल में मैंने मोरेटोरियम ले लिया। मोरेटोरियम का मतलब होता है तो उस टाइम उन्होंने EMI को रोक दी, लेकिन इंटरेस्ट चलता रहा। अब वो मेरी एक तीसरी, इसके हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी गलती हो गई। मोरेटोरियम लेना लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि उस टाइम बिजनेस एकदम बंद हो गया था। अब मोरेटोरियम ना लें तो EMI बाउंस करने का डर और NPA अकाउंट होने का डर, तो मुझे मोरेटोरियम लेना पड़ा। जब मैंने मोरेटोरियम लिया तो बाद में वो जो पैसा, उस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट है, अब आप सोचो आपके पास 4 करोड़ रुपया लोन है और आपका 11.5% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट रफली 50 लाख रुपए तो आपका और ऐड हो गया। तो जितना थोड़ा बहुत मूलधन कम हुआ था वो और बढ़ गया। अब एक्चुअल अमाउंट जो लोन का है, वो जितना मैंने लोन लिया उससे भी ज़्यादा हो गया, वो मूलधन बन गया उसका। और फिर मेरी EMI चालू हुई। आज 5 साल हो गए, यानी 4 साल मैंने EMI दिया। लगभग मैंने 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे दे दिए बैंक को, और मेरा जो पेंडेंसी है, ड्यू अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट ड्यू है, वो मेरे लोन अमाउंट के लगभग बराबर है। कैन यू इमेजिन? और ऐड करना चाहूँगा, प्रॉपर्टी का 8 करोड़ भी नहीं मिल रहा है मुझे आज की डेट में। पहली बात तो ग्राहक ही नहीं मिल रहे हैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के, और अगर बेचना भी हो तो काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में बेचना पड़ रहा है। अब जरा हम कैलकुलेशन करते हैं कि मैंने 2 करोड़ से ज़्यादा बैंक को EMI दे दिया, और मैंने 2 करोड़ 32 लाख शुरू में कैपिटल खर्चा किया, यानी मैंने 4 करोड़ 32 लाख रुपए खर्चा किया, और मैं यहाँ पे काबिज हूँ 5 साल से। अब मैं स्क्रीन पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 6 साल यानी 72 मंथ्स, और जिस 6000 स्क्वायर फीट में मैं रह रहा हूँ, कंफर्टेबली मेरे को ये प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए रेंटल में मिल जाती। तो इनटू अगर मैं 3 लाख करता हूँ तो ये मेरे को 2 करोड़ 16 लाख रुपया मैं पूरा रेंट पे करता। आराम से VIP ट्रीटमेंट मेरा ओनर देता, मकान मालिक मुझे, और मैं अपना कैपिटल बचा के रखता, टेंशन फ्री रहता, जब मन करता छोड़ देता। कोविड या और कोई सिचुएशन आ जाता तो दूसरी बिल्डिंग में चला जाता, सस्ती बिल्डिंग ले लेता, रीनेगोशिएट करता, क्योंकि रेंटल डाउन हुए हैं, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कितना बड़ा मिस्टेक है आप जरा इमेजिन करिए। एंड प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसे मिस्टेक से आप बचेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो। अब आ जाते हैं लैंड में।
लैंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो अगर आप स्मार्टली करते हैं तो वहाँ आपको अप्रिसिएशन मिलता है। एक बहुत बड़े बिल्डर से जिनसे मैं अर्ली एज में मिला था अपने शहर में, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। उन्होंने एक टर्म बोला था कि वो बोल रहे थे कि उनके पिताजी ने उनको बोला है कि भगवान ने ज़मीनें बनानी बंद कर दी है। अब भगवान ने ज़मीनें बनानी बंद कर दी, इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड फॉर्मेशन इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। घर तो बन जाते हैं, इसलिए ज़मीन में इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको अप्रिशिएट करता है। लेकिन वहाँ भी आपको ध्यान देना है, एक बड़ा बेसिक सा टर्म यूज़ किया जाता है कि मलाई निकल गई, टोन्ड हो गया, डबल टोन्ड हो गया, यानी सब उसमें जो अर्निंग है, एप्रिसिएशन है, वो सब निकल गया। और अब सैचुरेटेड रेट पे अगर मार्केट चल रहा है तो उसमें कितना ग्रोथ हो जाएगा? 5%, 10%। तो ऐसे लैंड लेने में भी आपको बच के रहना होगा जिसमें ग्रोथ कम है। दूसरी बात, आपको ये भी सोचना होगा कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसका एप्रिसिएशन कितना हो रहा है और कब, क्या और कैसे उसको हम लिक्विडेट कर सकते हैं। आपने दूर दराज एक सस्ती ज़मीन ले ली, बीघे में ले ली, एकड़ में ले ली, आपको लगा बहुत अच्छा सौदा है यार, कभी भी इसको हम लिक्विडेट करा सकते हैं। लेकिन पता चला कि आप जब मौके पे बेचने जा रहे हो तो कोई ग्राहक ही नहीं है। जब आपको पैसे की ज़रूरत है, जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको वहाँ पे कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा है, तो कितना भी सस्ता आपने लिया, आपको जब ज़रूरत पे आपके काम नहीं आई तो बेकार है। तो ऐसी प्रॉपर्टी भी आपको सोच समझ के देखना होगा कि आप लें कि ना लें। मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी कोविड से पहले, जो मुझे 3 साल के अंदर डबल होके बिकी। वो मेरा एक बड़ा स्मार्ट डिसीजन था कि आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं जो ऑलमोस्ट आपको डबल करके दे देती है 2-3 साल के अंदर ही। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो ड्रेन करती है, साइफन करके पैसे और निकालती रहती है। तो प्लीज़, मुझे लगता है इस वीडियो के हेल्प से आप लोग डिसीजन सोच समझ के लीजिए, पैसे को कहीं और लगाइए। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट may not be the right decision for everyone every time. It may be a good decision for some time if you have got very good property. आपको लग रहा है कि वहाँ पे अभी रेट जो आप ले रहे हैं वो मिल जाएगा दोबारा। और सबसे बड़ी बात, कभी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप छोटा लीजिए। अगर कहीं फ्लोर ले रहे हैं तो छोटा लीजिए, क्योंकि छोटा प्रॉपर्टी जल्दी सेल आउट होता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि पूरी कॉमर्शियल आपको बनानी है तो नीचे से ऊपर ले लो, ज़मीन से लेकर ऊपर लो, वो आपको ज़्यादा अप्रिशिएबल होगी और ज़्यादा वैल्यू देगी। तो आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।